बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई है और दिन है मंगल का। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं कि कब ये अनाउंस होता है कि कल फैसला सुनाया जा रहा है या नहीं सुनाया जा रहा। सवाल तो बड़ा ये भी है कि आज फैसला क्यों नहीं सुनाया गया। काजी फाइज़ ईसा साहब जब भी इस तरह कोई फ़ैसला महफूज करते हैं तो कुछ ही देर बाद आकर वो फैसला सुनाते हैं। जितने भी बड़े फ़ैसले थे जिसमें काजी फाइज़ ईसा साहब ने नून लीग के हक़ में और शरीफ ख़ानदान के हक़ में, इस निज़ाम के हक़ में जो फ़ैसले जाते थे, वो तकरीबन 99% फ़ैसले जो हैं वो काजी फाइज़ ईसा साहब ने या तो ओपन कोर्ट में बैठे ही जजेस से मुशावरत करके सुना दिए या उठकर गए तो थोड़ी देर में आके सुना दिए। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये जो सबसे अहम केस है उस केस में आज फैसला नहीं सुनाया गया। बहुत से सवालात हो रहे हैं कि आज फैसला क्यों नहीं सुनाया गया। हालांकि हमारे दोस्त अहमद अदील सरफराज, मेरी अभी उनसे व्हाट्सएप पर बात हुई, मैंने उनका वीलॉग नहीं देख सका कि उन्होंने ये बात वीलॉग में भी किया या नहीं की। मैंने उनसे इसलिए मैंने आज बहुत से रिपोर्टर जो दोस्त हैं, जो हमारे कुलीग्स हैं, उनसे मैंने राय ली, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज पूरा दिन मैंने गुजारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बहुत हेक्टिक दिन था, बहुत ज़्यादा केसेस थे और आजकल मसला ये हो रहा है कि हम अदालतों में इतने उलझे हुए हैं कि जो हम केसेस अटेंड कर रहे हैं वो 60-70% तो हम कंटेंट आप तक पहुंचा ही नहीं पा रहे। इतनी ज़्यादा अदालतों के अंदर आजकल हैपनिंग्स हैं और इतनी लंबी समातें हैं। आज बहुत अहम दिन था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर जितना लिख सकूँ, जितना बता सकूँ बताऊँगा कि आज क्या कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। ख़ासतौर पर ट्रिब्यूनल्स वाले केस में एक नया मामला भी खुल गया है। तो अहमद अदील सरफराज साहब ने यहाँ ये बताया, क्योंकि आज मैं कोर्ट रूम के अंदर नहीं था जब ये केस चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि जब काजी साहब एंड के ऊपर फैसला महफूज कर रहे थे तो मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि हमें यानी या उन रिपोर्टर्स ने ये तासुर लिया कि मुनीब अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि हमें आज फैसला सुना देना चाहिए। लेकिन काजी साहब ने आज फैसला नहीं सुनाया। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर यह सवाल कर रहे हैं कि पीटीआई ने 2 दरखास्तें दी थी। एक दरखास्त पीटीआई ने दी थी कि जो बल्ले वाला रिव्यू है वो रिव्यू लगाया जाए। दूसरा पीटीआई ने दरखास्त दी थी जिसमें पीटीआई ने कहा था कि जो पीटीआई को इसमें फ्रीक बनाया जाए। उस पर उन्होंने प्रेस क्यों नहीं किया, उस पर उन्होंने जोर क्यों नहीं दिया, वो याद क्यों नहीं कराई सलमान अकरम राजा साहब ने। देखें, पीटीआई की लीगल टीम की हिकमत अमली ये थी कि हमने इस केस को मजीद नहीं लटकाना, हमने इस केस को आगे नहीं जाने दिया, क्योंकि पीटीआई की लीगल टीम के पास ये इतलात हैं कि जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और उनको ये तशवीश है और उनको ये ख़दशा है कि जजेस को अप्रोच किया जा रहा होगा, जजेस को तोड़ा जा रहा होगा, कोशिश की जा रही होगी। क्योंकि पहले हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केसेस में देखा कि वहाँ पर क्या हुआ, खासतौर पर टेरियान केस में। तो पीटीआई की लीगल टीम ये नहीं चाहती थी कि केस मजीद लटके। वो चाहते थे कि एज सुन एज पॉसिबल इसका फैसला आए, क्योंकि पीटीआई की लीगल टीम भी इस वक्त तक जो उनका तासुर है वो यही है कि पीटीआई ये केस जीतने जा रही है। ओपन कोर्ट में तो पीटीआई ये केस जीत चुकी है। मैं अभी आपको नंबर के भी बता देता हूँ। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैंने बहुत से दोस्तों से ओपिनियन ली कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी सबकी ओपिनियन में से जो अक्सरियत की ओपिनियन है मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि होता यह है कि ज़ाहिर है हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन जब आप ज़्यादा लोगों से बात करते हैं तो जब ज़्यादा लोगों की ओपिनियन आती है तो उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी वर्थ बढ़ जाती है। तो मैंने बहुत से दोस्तों से रब्ता किया कि आप क्या देख रहे हैं, मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि आज फैसला ना सुनाना हैरानकुन है। काजी साहब का ये मिजाज नहीं है कि इस तरह से वो फैसले महफूज करके और सेम डे ना सुनाएं। और जितने केसेस आप उठा के देख लें जिसमें नून लीग को फ़ायदा हुआ, जिसमें पीटीआई को नुकसान हुआ, जिसमें बल्ला छीना गया, जो फैसले आप देख लें, यानी रात लेट नाइट तक बैठ के काजी साहब ने फैसले सुनाए हैं। तो ये फैसला भी सुनाया जा सकता था लेकिन नहीं सुनाया गया। और इसीलिए फिर डर रहता है कि ओपन कोर्ट की हद तक तो पीटीआई ये केस जीत गई है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब जाते हैं बंद कमरों में और बैठते हैं तो फिर क्या होता है कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए काजी साहब पे ये भी इल्ज़ाम है कि वो डिले करते रहे बार बार जजेस को, ताकि कोई ना कोई जज जो है वो टूट जाए। लेकिन बहरहाल हम अब आते हैं कि नंबर गेम। मैं जो दोस्तों से बात करने के बाद, जो हमारे दोस्तों ने अपने व्लॉग्स भी किए, जो उनकी राय है सोशल मीडिया पर भी उन्होंने राय दी, उसमें क्या है देखें। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस वक्त मामला 6-6 से बराबर है। गो के दोबारा उस बात को थोड़ा सा कहूँगा कि हमारे कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि अगर काजी साहब के पास अक्सरियत होती तो काजी साहब आज फैसला कुछ देर में सुना देते, क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए वो फैसला महफूज करके उठ के चले गए और आज फैसला नहीं सुनाया गया। तो कौन से 6 जज किस तरफ खड़े हैं, दोनों साइडों पे 6-6 हैं। मेरा ख्याल है कि एक जज जो है वो फैसला कौन साबित होगा, वो भी आपको बताता हूँ कौन सा जज। पहले आ जाते हैं काजी फाइज़ ईसा साहब। और ये जो बात की जाती है काजी फाइज़ ईसा ग्रुप, और इसमें यह बात नहीं की जाती कि काजी साहब के साथ जो जजेस हैं वो इसलिए काजी साहब के साथ हैं कि वो ये समझते हैं कि काजी साहब जो आइन की तशरीह की बात कर रहे हैं, आइन की जो बात कर रहे हैं वो बड़ी वैलिड है और सॉलिड है, इसलिए हम काजी साहब का साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि काजी साहब के साथ जो जजेस हैं उनके बारे में यही है कि इन्होंने काजी साहब के साथ ही जाना है, जिस तरफ काजी साहब जाएंगे उसी तरफ जाएंगे। और ये जो 6-6 आपको जजेस बता रहा हूँ, इन 6-6 की आपको तमाम प्रोसीडिंग्स में उठा के देख लें, इनके रिमार्क्स बताते हैं जो बात ओपिनियन इनके बारे में बन चुका है। काजी फाइज़ ईसा साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, मोहम्मद अली मज़ा साहब, इरफान सादत खान साहब और नईम अख्तर अफगान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब,
इन 6 के बारे में, गो के जो पहले 4 हैं यानी काजी फाइज ईसा साहब, उनके 100% रिमार्क्स सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के खिलाफ हैं। अमीनुद्दीन खान साहब के 100% रिमार्क्स पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ हैं। मोहम्मद अली मदद साहब के तमाम सवालात, तमाम रिमार्क्स तकरीबन जो हैं वो काजी साहब के हक, काजी साहब के मौक़िफ़ और बयानी के हक में हैं। इरफान सादत खान साहब के तमाम रिमार्क्स और सवालात जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ हैं। लेकिन जहाँ तक बात है नईम जमाल खान मंदोखेल साहब की, उनके पहले रिमार्क्स जो हैं वो बहुत से रिमार्क्स ऐसे आते रहे जिससे ये तासुर मिला कि वो काजी साहब के साथ नहीं जाएंगे। आज जो उनके रिमार्क्स हैं उनके बारे में एक तासुर है कि छुट्टियों में ये जो अभी डिले किया गया, इसमें कुछ न कुछ ऐसा हुआ है और वो कायल हो गए हैं कि कम अज़ कम ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो नहीं मिल सकती। अच्छा, नईम अख्तर अवान साहब के बारे, जो जमाल खान मंदोखेल साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये कहें कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, ये पीटीआई को मिल सकती हैं। और ज़ाहिर है पीटीआई तो है नहीं पार्लिमानी पार्टी, तो उनको फिर वो मिल ही नहीं सकती। तो इस तरह का भी वो गोल मोल सा फैसला जो है वो दे सकते हैं जमाल खान मंदोखेल साहब। लेकिन रिपोर्टर्स की अक्सरियत ये कहती है, क्योंकि उनके बारे में जो तासुर है जमाल खान मंदोखेल साहब के बारे में, कि वो काजी साहब से इधर उधर नहीं जा सकते, उनकी काजी साहब से बहुत ज़्यादा दोस्ती है और बलूचिस्तान का एक कल्चर है कि वो अपने बड़ों से खिलाफ नहीं जाते और काजी साहब को अपना बड़ा समझते हैं। ये हालांकि ये तासुर बनना बहुत अफसोसनाक है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, जमाल खान मंदोखेल साहब के बारे में और नईम अख्वान साहब के बारे में ये तासुर बनना कि वो क्योंकि काजी साहब को अपना बड़ा समझते हैं कि वो बलूचिस्तान से हैं, तो इसलिए वो जो है उनके साथ जाएंगे। और काश के बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब अपने पूरे सूबे का ही ख्याल कर लेते। अगर उनके जजेस, 2 जजेस इसलिए उनके साथ जा रहे हैं कि उनका चाहे वो आइनी मौक़िफ़ काजी साहब का है या नहीं है, लेकिन इसलिए वो जा रहे हैं कि वो उनको अपना बड़ा समझते हैं, तो काश के काजी साहब अपने सूबे का कुछ कर लेते, क्योंकि काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, ये अनवारुल्लाह काकड़ निगरान वज़ीर आज़म थे, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तीनों जो है वो थे बलूचिस्तान से, और बड़ा उसका कहा जा रहा था कि अब बलूचिस्तान वाले आ गए हैं, वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान का, चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान का, सेक्रेटरी कहता हूँ, वज़ीर दाखिला भी वहाँ का बलूचिस्तान का, निगरान वज़ीर दाखिला। तो फिर तो बलूचिस्तान के मसाइल हल हो जाने चाहिए थे, फिर तो लापता अफराद का जो बलूचिस्तान में मसला है वो हल हो जाना चाहिए था, उसके ऊपर कुछ होना चाहिए था। लेकिन कोई एक चीज़ इन तीनों ने मिल के बलूचिस्तान के हवाले से नहीं की। तो अब ये नहीं बलूचिस्तान वाले कह सकते कि बलूचिस्तान वालों के पास इख्तियार आएगा तो बलूचिस्तान को कुछ मिलेगा, बल्कि ये बात वाज़ेह है कि बलूचिस्तान के मसाइल वो शख्स हल करेगा जिसका तल्लुक चाहे पंजाब से हो, लेकिन बलूचिस्तान वालों ने उसको वोट दिया हो, उसको मैंडेट दिया हो, वही बलूचिस्तान के मसाइल हल कर सकता है। और मुझे सालार खान काकड़ बता रहे थे कि पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई जो है किन किन इलाकों से जीती है, बलूचिस्तान के कितनी सीटें जीती है, अब वो क्योंकि एग्जैक्ट फिगर मेरे जहन में नहीं है। और फिर जिस तरह से वो आप देखें, सालार खान काकड़ ने जब वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन किया तो इतने ऐसा लगता है कि कोई पंजाब के कोई इलाके हैं, ये केपीके के कोई इलाके हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। और बलूचिस्तान में जितनी सख्ती थी, जिस तरह से घिराव था इलाकों का, हज़ार की तादाद में सिक्योरिटी लगाई गई थी कि कोई वहाँ पे जो है वो परिंदा पर ना मार सके। लेकिन क्रेडिट जाता है सालार खान काकड़ और बलूचिस्तान के अवाम को, लोगों को, कि लोग निकले थे। ये इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये तो हो गए वो 6 जजेस जिनके बारे में तासुर है कि वो 100%, 5 जजेस जो काजी फाइज साहब के साथ खड़े हैं, छठे काजी फाइज ईसा साहब, ये हो गए 6 जज। अब कौन से 6 जजेस हैं जिनके एक भी सवाल उनका ऐसा नहीं था जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के हक में जा रहा हो कि इनको सीटें मिल सकती हैं? ये 6 वो आइन पसंद जजेस हैं जिनका मौक़िफ़ 100% रिमार्क्स, सवालात वो आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो कौन से 6 जजेस हैं? सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा ए मलिक साहबा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी। इनके बारे में एक था कि कहीं इनको तोड़ ना लिया जाए, इनके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, इस तरह की अफवाहें चल रही थी, इनको तोड़ा जाएगा, इनको काजी साहब के साथ शामिल किया जाएगा। लेकिन सैयद हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं वो आज भी उन्होंने कैटेगोरिकल, आगे मैं आपको बताऊंगा आज जो कुछ रिमार्क्स आए जजेस के, उससे पोजीशंस और ज़्यादा वाजे हो गई, और हसन अजहर रिजवी साहब की पोजीशन कैसे वाजे हुई वो आपको बताऊंगा। तो हसन अजहर रिजवी साहब और शाहिद वहीद साहब, ये 6 जज तो 100% आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ग्राउंड रियलिटीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब आ जाए कौन सा एक जज फैसला कौन होगा, और वो है याह्या खान आफरीदी साहब। याह्या आफरीदी साहब वो काजी फाइज ईसा के साथ जाते हैं या इन आइन पसंद जजेस के साथ जाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि याह्या आफरीदी साहब मुसलसल एक सवाल कर रहे हैं जिसमें उनको मुतमईन नहीं किया गया कि जब पीटीआई के 6 उम्मीदवारों का तो इलेक्शन कमीशन खुद मान रहा है कि उनका डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट दोनों पीटीआई के थे, तो उनको आज़ाद कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है? तो इसलिए याह्या आफरीदी साहब का देखना होगा किस तरफ जाते हैं। अच्छा, ये भी है एक, ये भी सवाल है कि क्या
मुतफ़िका फैसला भी आ सकता है, बिल्कुल वो आ सकता है। फिर ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे काजी साहब जब ये देखें कि मैं अक़लियत में आ रहा हूँ तो फिर वो इस चक्कर में आ जाएं कि हमारे फैसले की बल्ले वाले फैसले की गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने। पीटीआई से हमने बल्ला ज़रूर छीना था, लेकिन पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी और वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ सकते थे, वो एग्जिस्ट करते थे। लिहाजा पीटीआई के लोग ये टाइम भी दिया जा सकता है, वो जो मसूली शाह साहब ने कहा कि 3 दिन का टाइम दे दिया जाए आज़ाद को दोबारा कि वो किस पार्टी में जाना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मसला वही है कि अगर आज फैसला आ जाता तो ये जो ओपन कोर्ट में पीटीआई जीत चुकी थी, आज यही फैसला आता। लेकिन जो दरमियान में टाइम पड़ा है ना, इसमें बड़े सवालात हैं कि कहीं काम गलत मलत ना हो जाए, काम खराब ना हो जाए, और जो ओपन कोर्ट में केस पीटीआई जीत चुकी है वो बंद कमरे में पीटीआई को हरा दिया जाए। ये एक सवालात इस वक्त हो रहे हैं। अब आ जाए इस बात पर कि आज प्रोसीडिंग में और कौन से अहम रिमार्क्स और चीज़ें सामने आई। एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बहुत आज ज़बरदस्त बातें की, दोबारा खुल के वो सामने आए और उन्होंने जो काजी साहब का नैरेटिव है उसको तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है और बताया है कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि कैटेगोरिकल कहा कि बतौर आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात कराने में नाकाम हुआ। ज़ेर गौर मसला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की गलत तशरीह से पैदा हुआ, यानी बल्ले वाले फैसले की गलत तशरीह की वजह से। वो थोड़ा सा यहाँ पे काजी साहब को स्पेस भी दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि काजी साहब ने बदनीयती पे मबनी ये फैसला किया था, जानबूझ के ये फैसला किया था ताकि पीटीआई के पास बल्ला ना हो। और काजी साहब और नून लीग और ये निज़ाम समझते थे कि लोग जाहिल हैं पाकिस्तान के, बल्ला नहीं होगा, निशान इनको मिलेगा नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी जीत जाएंगी, उनके पास अक्सरियत आ जाएगी, वो काजी साहब को जो है वो एक्सटेंशन दे देंगे। ये बात वो नहीं कर रहे, वो एक स्पेस दे रहे हैं काजी साहब को कि इनके फैसले की गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने। इस अदालत का फैसला आने से पहले पीटीआई इंतखाबात में थी। अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि पीटीआई वालों ने सर्टिफिकेट दिए, डिक्लेरेशन दिया, सब कुछ दिया कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, लेकिन हुआ ये कि जब बल्ले का फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप लोग तो बतौर पार्टी ही इलेक्शन से बाहर हैं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस अदालत का फैसला आने से पहले पीटीआई इंतखाबात में थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके पीटीआई को बाहर कर दिया। अतर मिनल्ला साहब ने सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो संगीन गलती की इस अदालत को उसे दुरुस्त नहीं करना चाहिए। 2018 के इलेक्शन के बारे में भी संगीन सवालात उठाए गए। अगर गलती को दुरुस्त नहीं किया जाता तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उस वक्त जो हुआ दोबारा वही हो, क्योंकि काजी साहब बार बार कह रहे थे हम भी 2018 वाला मामले भी खोल देते हैं। तो अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि अगर वो गलत था तो आप फिर ये कहते हैं कि ये भी उसी तरह से अब आंखें खोलने, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम रेत में सर नहीं अपने दे सकते, सुप्रीम कोर्ट को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, हमें नजर आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। फैसल सिद्दीकी साहब ने आज जो दलाइल दी उसमें मुतनासिब नुमाइंदगी की उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि कैसे गैर मुतनासिब नुमाइंदगी होगी अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें दे दी गई। उन्होंने कहा कि क्या 18 जनरल नशिस्तें वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं, और ये सारी बात है। मंसूली शाह साहब ने सवाल किया कि कौमी असम्बली में पीटीआई ने कितने उम्मीदवार खड़े किए और कितनों को पार्टी से वाबस्ता होने का सर्टिफिकेट जारी किया। जमाल खान मुदखिल साहब ने रिमार्क दिया कि अगर एक पार्टी का कोई रुकन दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो क्या उस पर आर्टिकल 63A नहीं लगता, क्योंकि जमाल खान मुदखिल साहब कहते हैं कि ये इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, तो ये आज़ाद कैसे हो गए, तो इनको पीटीआई में दोबारा शामिल होना चाहिए था, पीटीआई में रहना चाहिए था। वो ये बात कर रहे हैं कि इनके कागजात नामजदगी पे लिखा हुआ है कि पीटीआई के हैं, तो ये कैसे किसी और पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि कागजात नामजदगी एक से ज़्यादा हैं, एक सेट था जिसमें पीटीआई लिखा हुआ था, एक था उसमें आज़ाद लिखा हुआ था। लेकिन जमाल खान मुदखिल साहब के रिमार्क्स इस तरह के हैं कि वो ये नशिस्तें सिर्फ पीटीआई को भी दे सकते हैं, यानी वो कहें कि ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, ना नून लीग और पीपल्स पार्टी की, पीटीआई को जाएंगी और पीटीआई पार्लिमानी पार्टी नहीं है, तो लिहाजा गई और वोट गया। सबजादा हामिद रज़ा साहब के बारे में उन्होंने कहा जमाल खान मुदखिल साहब ने कि सबजादा हामिद रज़ा अपनी पार्टी के चेयरमैन थे, क्या उन्होंने अपनी पार्टी से वाबस्ता होने का सर्टिफिकेट दिया। पीटीआई से तल्लुक़ रखने वाले तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से मुतल्लिक़ कोई हुक्म मौजूद नहीं। फैसल सिद्दीकी ने कहा, अच्छा फैसल सिद्दीकी साहब ने जो कहा था उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने साबित किया फैसल सिद्दीकी साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं की और मनमाने अंदाज में और इम्तियाज़ बरतते हुए उन्होंने अपनी जो है वो जिम्मेदारी अदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुतल्लिक बेईमानी पर मबनी जवाब जमा कराया, झूठ बोला, गलत बयानी की, क्योंकि 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने केपीके से कोई सीट नहीं जीती थी, लेकिन उनको 3 मखसूस नशिस्तें मिली। उन्होंने क्योंकि जनरल इलेक्शन में या ज़िमनी इलेक्शन में कोई सीट नहीं जीती थी, बल्कि उनको वो लोग शामिल हुए आज़ाद और उसके बुनियाद पे उनको मखसूस नशिस्त दे दी गई। उन्होंने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब ने कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुतल्लिक कानून पर मबनी था। उस वक्त उन्होंने ठीक किया था कि आज़ाद आए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी में गए, उनको मखसूस नशिस्त दे दी। यहाँ पर काजी फैसल साहब ने पूछा कि यानी 2018 में इलेक्शन कमीशन ठीक था, क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का जुडिशियल नोटिस ले? अगर नहीं तो आप जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से केस लें
तो ले लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2018 के इंतखाबात पर इन्हिसार नहीं करेगी। जस्टिस इरफान सादत खान का कहना था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। आपका केस थोड़ा मुख्तलिफ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल का कहना था, अच्छा यहाँ पे मुनीब अख्तर साहब वगैरह का पॉइंट यह है कि जो सबज़्यादा हामिद रज़ा उनके कागजात नामजदगी पे लिखा हुआ है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार जब उन्होंने लिखा हुआ था तो इलेक्शन कमीशन उनको घोड़े के अलावा कोई और निशान नहीं दे सकता था। उसके बाद जमाल खान मुंदखेल साहब का कहना था कि क्या बाप पहले से वजूद नहीं रखती थी, उसने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन की तारीफ पर अमल करने के पाबंद, क्या हम इलेक्शन कमीशन की तारीफ पर अमल करने के पाबंद हैं? जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक फ़ैसला किया और जो उन्होंने तशरीह की और जो उन्होंने किया बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले मामले में, ये पहला मामला है जहाँ पे काजी साहब इलेक्शन कमीशन से इख्तिलाफ कर रहे हैं, वरना वो हर मामले में इलेक्शन कमीशन के साथ जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं अगर इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त दी थी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सीटें तो हम अब इलेक्शन कमीशन को फैसला क्यों माने? बलूचिस्तान अवामी पार्टी अगर ना होती तो वो सीटें किसको जाती? ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट पर इलेक्शन कमीशन का हुक्म मानना लाजिम है। यानी वो कह रहे हैं कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने ऐसा दिया था जो अब पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में जा रहा है, उस फैसले को मानने के पाबंद नहीं है, बाकी हर बात हम इलेक्शन कमीशन की मानने के पाबंद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि क्या हम वो ग्राउंड देखेंगे जिसका पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में जिक्र भी नहीं। चीफ जस्टिस का फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहना था कि आपकी तो एक नशिस्त भी नहीं थी, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, आप दोबारा मुतजाद बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि वकील नए पॉइंट्स उठा रहे हैं जो दलाइल दिए ही नहीं गए। जस्टिस सैयद हसन नजर रिजवी का कहना था कि आइन में कहाँ लिखा है कि इजाफी नशिस्तें दूसरी जमातों को दी जाएं। ये असल बात थी, आज उन्होंने खुल के कह दिया। उन्होंने कहा आइन में कहाँ लिखा हुआ है, बार बार यहाँ पे आइन के टेक्स्ट की बात होता है, आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि इजाफी नशिस्तें जो हैं वो सियासी जमातों में तकसीम होंगी। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज तो आप, उन्होंने फैसल सिद्दीकी को कहा कि आप तो अपने खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं, पीटीआई का आप केस पेश कर रहे हैं और पीटीआई ज़ाहिर है अलग पार्टी है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अलग पार्टी है। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल का कहना था कि क्या कोई ऐसा फार्मूला है कि इतनी सीटों पर एक नशिस्त मिलेगी। काजी फाइज ईसा का फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहना था कि हम आपके दलाइल मान लें तो आपका कोई केस ही नहीं, या तो पीटीआई ये केस पेश करे, अगर हम आपकी बात मानकर पीटीआई को नशिस्तें दे देते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामेंट में फिर उसको मतलब फिर पीटीआई को तो मतलब मिल ही नहीं सकती, वो तो पार्लियामेंट में है नहीं। उसके बाद काजी फाइज साहब ने कहा, अच्छा पहले तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि देखें हमारा केस बड़ा वाज़ेह है कि हमें इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर किया, हम सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई को, उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया, वो शामिल हुआ हमारी जमात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो पार्लियामेंट में मौजूद है, और उनको ये नशिस्तें मिलेंगी। और उन्होंने साबित किया दलाइल से कि इलेक्शन कमीशन ने कहाँ कहाँ मुनाफकत की है, 2 नंबरी की है। वो जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर लेकर आए हुए थे। एक जज ने कहा कि वो नहीं वो वो जमीयत उलमा इस्लाम तो ये कह रही है, उन्होंने कहा नहीं मैं अभी उनका आइन डाउनलोड करके लाया हूँ, अभी तक उनके आइन में ये लिखा हुआ है जो बात इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के बारे में, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बारे में किया है कि इसमें मुसलमान को शामिल नहीं हो सकता, ये बात तो उनके आइन में भी लिखी हुई है। JUAF को फिर उसको क्यों मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने दी हैं। जैसे जमाल खान मुंदखेल का फैसल सिद्दीकी साहब से मुकालमा करते हुए कहना था कि आप आज़ाद नहीं हैं, ताहम आप नशिस्तों की तकसीम के वक्त आज़ाद थे। जैसे जमाल खान मुंदखेल का कहना था कि वो फिर 3A वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो सलमान राजा साहब हैं उन्होंने आज साबित किया कि इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड छुपाया है, वो सारा वो रिकॉर्ड लेकर आए थे जिससे उन्होंने दिखाया कि असल रिकॉर्ड क्या है, इलेक्शन कमीशन ने क्या रिकॉर्ड पेश किया और कौन कौन सी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से छुपाई हैं, 2 नंबरी किया है, खेल खेला है और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने गलत बयानी किया है, खेल खेला है, मामू बनाया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ये सारी बात उन्होंने बताई। अतर मिल्ला साहब ने कमल शोजब के वकील सलमान राजा साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि सच आपसे भी नहीं बोला जा रहा। जाहिर है सलमान राजा साहब उस तरह से बात सीधी काजी साहब को नहीं कह रहे और कहनी भी नहीं चाहिए, काजी साहब और ज़्यादा बरहम हो जाएंगे, नज़र तो सबको आ रहा है और वो तरीके से केस अपना बना रहे थे। लेकिन अतर मिल्ला साहब ने कहा कि आप खुल के बात करें, सच आपसे भी नहीं बोला जा रहा। 2018 में नूली के साथ वही हो रहा था जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है। जैसे अतर मिल्ला ने इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालत से रिकॉर्ड छुपा रहा है, इलेक्शन कमीशन अपनी नेक नीति साबित करने के लिए तजब्जुब का मुजाहरा क्यों कर रहा है। आम इंतखाबात में अवाम ने एक मखसूस जमात को वोट दिया, किसी जमात को इंतखाबात से बाहर करना लोगों के वोट के हक और बुनियादी हकूक के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के जमा कराए गए रिकॉर्ड को गौहर अली खान ने नहीं माना। गौहर अली ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठे। जैसे शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक वक्त था जब हुकूमत और इदारे इंडिपेंडेंट अदालतों में जब आते थे तो इंडिपेंडेंट बिहेव करते थे, इदारे इंडिपेंडेंट बिहेव करते थे, लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन गया और एक आम लिटिगेंट की तरह जो है वो केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहता है, कुछ भी कहना चाहता है, यानी इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन, गैर जानिबदार नहीं है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक
अच्छा, ये फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा था, उन्होंने बताया था कि और उन्होंने भी फिर इसके हक़ में दलाइल दिए इस बात के, सलमान राजा साहब ने, कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक शफाफ, आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात कराने का जो उनका मैंडेट था उसको पूरा नहीं किया। और उन्होंने रिकॉर्ड से दिखाया कि कैसे उन्होंने PTI और के साथ मुख्तलिफ रवैया था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मुख्तलिफ था और बाकी जमातों के साथ मुख्तलिफ था। और इसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने जो है वो कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे ऊपर ये सवाल उठाया कि ये इनके आइन में लिखा हुआ है कि मुसलमान इसमें शामिल नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे ही है कि जैसे कदीम यूनानी रवायत है कि दलील ख़त्म हो जाए तो दूसरे की ज़ात पर हमला कर दें। चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि उन्होंने कहा ये जो यूनानी कहावत आप कह रहे हैं ये आइन है, ये कानून है, क्या आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काजी फैसल साहब ने सवाल किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सिर्फ सुन्नी शामिल हो सकते हैं, तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती, दूसरी जमात को मखसूस नशिस्तें देना गैर मुतनासिब नुमाइंदगी है। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग को 2 सीटों के बस 5 मखसूस नशिस्तें मिली, क्या तो वो असल में उन्होंने आज सुना भी दिया कि 17 सीटर पार्टी को इतनी सीटें दे दी गई हैं। फिर काजी फाइज ईसा साहब बहरहाल रिमार्क्स देते रहे और PTI के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, और इरफान सादत साहब ने भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो बोनस जो है वो मिल गया है। और काजी उन्होंने अतर मिल्ला साहब ने कहा कि इंतखाबात को शबाब बनाना ज़रूरी है। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया गया। और उन्होंने तो बार बार कहा कि हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, और हमें जो गलती की है इलेक्शन कमीशन ने उसको हमें दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है वो गलत तशरीह की है। और उन्होंने तो खुल के आज बातें की हैं सारी। और सलमान राजा साहब ने जो रिकॉर्ड पेश किया उसने बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और फिर वो मोहम्मद अली मज़हर साहब कहने लगे कि आपकी अपनी बातों में कंट्राडिक्शन है। एक तरफ आप कह रहे हैं आप PTI नजरियाती से आपने एक टिकट दे दिया, उसको खैर क्लैरिफाई किया सलमान राजा साहब ने कि उस वक्त हालात क्या थे। आखिर में आपको बता दूं कि अतर साहब ने कहा कि रिकॉर्ड दबाने का नुकता जो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड छुपाया है, ये नुकता बहुत अहम है, क्योंकि इससे साबित होगा कि इलेक्शन कमीशन ने सबके साथ यकसा सलूक नहीं किया। सलमान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के उम्मीदवारों के टिकट लेने से इनकार किया और उनको आज़ाद डिक्लेयर किया, और ये सारी चीज़ें। और उन्होंने सलमान राजा साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 51 में कहाँ लिखा है कि मखसूस नशिस्तें लेने के लिए एक सीट जीतना ज़रूरी है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि जब नुमाइंदा पार्लिमान की बात होगी तो अवाम के वोट के हक़ का मामला ज़ेर बहस आएगा। क्या अवाम के वोट के हक़ से मुतालिक संगीन गलती को दुरुस्त नहीं करना चाहिए? तो ये सारा कुछ हुआ है। अब जो है फ़ैसला महफूज है, देखते हैं फ़ैसला कब सुनाया जाता है। और मैंने आपको बता दिए कि मैं ये समझता हूँ 6-6 से मामला है ओपन कोर्ट में जो चीज़ें हुई हैं। और याहिया अफरीदी साहब फ़ैसला कौन है, और काजी साहब अगर अक़लियत में आते हैं तो हो सकता है काजी साहब फिर ये कहें कि कोई ऐसा मुतफ़िक़ा फ़ैसला दे दें जिसमें ये ना लगे कि काजी साहब अक़लियत में आ गए। और अगर काजी साहब एक वोट तोड़ने में कामयाब हो गए किसी तरह से भी, तो फिर काजी साहब किसी सूरत में दरमियानी रास्ता नहीं निकालेंगे, फिर वो ये नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे के ही रहेंगे, ताकि उनकी और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मफादात का टकराव होगा। क्योंकि पूरे पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि जिस दिन ये नशिस्तें PTI वाली नशिस्तें जो है मिल गई नून लीग और पीपल्स पार्टी को, उसी वक्त वो काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन की आईनी तरमीम ले आएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।